नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं, भारत की रगों में दौड़ते जीवन को समझने के लिए। जी। हमारा शुरुआती नक्शा है कक्षा 6 की एनसीईआरटी की भूगोल की किताब का अध्याय 8। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ रास्ता देखना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मंजिल की गहराई को समझना है, खासकर यूपीएससी के नजरिए से। आज हम एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ेंगे। देखेंगे कि कैसे हवा का एक झोंका बारिश लाता है, वो बारिश कैसे एक खास तरह के जंगल को जन्म देती है, और उस जंगल में कैसे एक खास जानवर अपना घर बनाता है। एग्जैक्टली ये प्रकृति की एक चेन रिएक्शन को समझने जैसा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो अक्सर उलझा देता है, मौसम और जलवायु में फर्क क्या है? ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। मौसम समझिए आज का हाल है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं, धूप है, बादल हैं या बारिश हो रही है, जो हर घंटे बदल सकता। हाँ बिल्कुल, दिन प्रतिदिन घंटे दर घंटे बदलने वाली चीज। लेकिन जलवायु वो एक लंबी कहानी है। किसी जगह पर 30-40 साल तक मौसम का औसत मिजाज कैसा रहा है, वो वहां की जलवायु है। अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान का मौसम आज शायद थोड़ा ठंडा हो, लेकिन वहां की जलवायु तो गर्म और शुष्क ही है। और जब भारत की बात आती है तो अगर यहाँ की जलवायु को एक शब्द में बताना हो तो वो शब्द है मानसून। हाँ, ये शब्द मौसम से आया है, जो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब ही मौसम होता है। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये भारत की पूरी कहानी है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक जलवायु पैटर्न नहीं है, ये तो आप कह सकती हैं भारत का इकोनॉमिक और कल्चरल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अच्छा कहा आपने। समझिए, भारत की लोकेशन उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल रीजन में है। इसका मतलब है कि यहाँ की खेती-बाड़ी, नदियाँ, करोड़ों लोगों की जिंदगी, सब कुछ इन मॉनसूनी हवाओं पर टिका है। एक अच्छा मॉनसून सिर्फ अच्छी फसल नहीं लाता, वो गांवों में खुशहाली लाता है, महंगाई को कंट्रोल में रखता है और देश की जीडीपी को रफ्तार देता है। और जब मॉनसून बिगड़ता है तो पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाता है। पूरा। इसका असर सिर्फ किसानों पर नहीं, शेयर बाजार से लेकर सरकार की नीतियों तक पर पड़ता है। एनसीईआरटी की ये एक लाइन असल में भारत की पूरी सामाजिक आर्थिक संरचना की नींव है। तो ये इंजन काम कैसे करता है? हमें बताया जाता है कि भारत में 4 मुख्य मौसम हैं। दिसंबर से फरवरी की सर्दी, मार्च से मई की गर्मी, जी, जून से सितंबर की बारिश और अक्टूबर नवंबर की शरद ऋतु, या जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। जी। और इन चारों के पीछे का जो विज्ञान है वो बहुत दिलचस्प है। सर्दी में सूरज की किरणें हम पर तिरछी पड़ती हैं। अच्छा, तो जमीन को कम गर्मी मिलती है और उत्तरी भारत में तापमान गिर जाता है। गर्मियों में इसका ठीक उल्टा होता है। किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, जमीन तपती है और लू जैसी गर्म हवाएं चलती हैं। ये तो हुआ तापमान का खेल। और फिर आता है असली खिलाड़ी, दक्षिण पश्चिम मानसून। हवाएं समंदर से जमीन की तरफ आखिर चलने ही क्यों लगती हैं? इसका सीधा सा हिसाब है। गर्मियों में भारत की जमीन, खासकर थार का मरुस्थल और तिब्बती पठार बुरी तरह तप जाते हैं। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और वहां एक लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। एक वैक्यूम जैसा। एक तरह से, हाँ। और प्रकृति का नियम है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागती है। उस वक्त अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ठंडे होते हैं, तो वहां हाई प्रेशर होता है। तो हवाएं उस खाली जगह को भरने आती हैं। बस समंदर से नमी से लदी हवाएं इस खाली जगह को भरने के लिए जमीन की तरफ दौड़ पड़ती हैं। और जब ये हवाएं पश्चिमी घाट या हिमालय जैसे पहाड़ों से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और अपनी सारी नमी बारिश के रूप में बरसा देती हैं। एक मिनट, लेकिन फिर आता है लौटता हुआ मानसून। आपने कहा हवाएं जमीन से वापस समंदर की ओर चलने लगती हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए मानसून जून में नहीं बल्कि अक्टूबर नवंबर में आता है? और ये तो पूरे देश से एकदम उल्टा हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती है। अच्छा, अक्टूबर आते आते सूरज दक्षिण की ओर खिसक जाता है, जमीन ठंडी होने लगती है और समंदर गर्म रहता है। अब पूरा प्रेशर सिस्टम उलट जाता है। जमीन पर हाई प्रेशर बन जाता है और समंदर पर लो प्रेशर। ओके। तो हवाएं जमीन से समंदर की ओर लौटने लगती हैं। लेकिन जब ये सूखी हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो वहां से नमी उठा लेती हैं और भारत के पूर्वी तट पर बरसा देती हैं। बिल्कुल, खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश करती हैं। इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। तो हाँ,
वहाँ के किसानों के लिए असल बारिश का मौसम यही होता है। वाह, ये सिर्फ हवा की दिशा का बदलना नहीं है, ये पूरे महाद्वीपीय मौसम इंजन के गियर बदलने जैसा है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। मतलब एक ही समय पर देश के एक कोने में द्रास या कारगिल में कोई -40 डिग्री सेल्सियस में जम रहा होता है और दूसरे कोने में जैसलमेर में कोई +40 डिग्री की गर्मी से परेशान है। ये एक देश नहीं बल्कि एक पूरा महाद्वीप जैसा लगता है। बिल्कुल, और इन भिन्नताओं के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 मुख्य कारण हैं, जिन्हें यूपीएससी मेंस के उत्तर में लिखना बहुत जरूरी है। स्थान, लोकेशन, ऊंचाई, एल्टीट्यूड, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और उच्चावच, रिलीफ। ठीक है, उच्चावच या रिलीफ, ये थोड़ा किताबी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है जमीन की बनावट, कि कहीं पहाड़ है, पठार है या मैदान। ओके। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पश्चिमी घाट। मॉनसून की हवाएं जब मुंबई पहुंचती हैं तो पश्चिमी घाट एक दीवार की तरह उन्हें रोक लेता है और सारी नमी वहीं बरसा देता है। नतीजा, मुंबई में बाढ़ आ जाती है। हाँ। लेकिन वही हवाएं जब पहाड़ के दूसरी तरफ पुणे पहुंचती हैं तो पूरी तरह सूखी हो चुकी होती हैं। अच्छा। इसीलिए पुणे रेन शैडो एरिया यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है और वहां मुंबई के मुकाबले बहुत कम बारिश होती है। जमीन की बनावट ने एक ही राज्य के 2 शहरों का मौसम बिल्कुल अलग कर दिया। इसी को उच्चावच का प्रभाव कहते हैं। वाह, तो ये जो जलवायु की अविश्वसनीय विविधता है, कहीं मासिनराम में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश तो कहीं जैसलमेर में सालों साल सूखा, इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि वहां कौन से पेड़ पौधे उग सकते हैं। बिल्कुल। और यही हमें हमारी चेन रिएक्शन की अगली कड़ी यानी प्राकृतिक वनस्पति तक ले जाता है। एकदम सही। प्राकृतिक वनस्पति यानी वो पेड़ पौधे, झाड़ियां या घास जो बिना इंसान के मदद के अपने आप उगते हैं। और उन्हें क्या चाहिए? सही मात्रा में धूप और पानी। इसीलिए जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व में, वहां हमें घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं। ठीक है, जहां बारिश थोड़ी कम होती है वहां पतझड़ी वन उगते हैं जो गर्मी से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी बचा सकें। जहां और भी कम बारिश होती है वहां कांटीली झाड़ियां और कैक्टस मिलते हैं। और पहाड़ों पर और हिमालय में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान गिरता है और हमें पहाड़ों पर उगने वाले शंकुधारी पेड़ जैसे पाइन और देवदार मिलते हैं। सब कुछ जलवायु से जुड़ा है। और ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये तो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है। भारत में कई जनजाति समुदायों की आजीविका, उनकी संस्कृति, उनका पूरा जीवन इन वनों पर ही निर्भर है। बिल्कुल। तो जंगल का कटना सिर्फ पेड़ों का कटना नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का उखड़ना है। आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहा। हम अक्सर वनों को सिर्फ लकड़ी, गोंद या शहद का स्रोत समझते हैं। हाँ, एक रिसोर्स की तरह। जी, लेकिन उनका असली काम तो हमें जिंदा रखना है। वो हवा साफ करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा कम होता है। वह हमारे साइलेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनकी कीमत हम तब तक नहीं समझते जब तक वो खत्म ना हो जाए। एनसीईआरटी की किताब में लीला की एक बहुत प्यारी कहानी है। उसके माता पिता ने उसके जन्म पर एक नीम का पौधा लगाया। अच्छा। फिर हर जन्मदिन पर एक और पौधा लगाते गए। अच्छा। जब लीला 20 साल की हुई तो उसके घर के पास 21 सुंदर पेड़ थे। उन पर चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, तितलियां मंडराती थीं और बच्चे उनकी छांव में खेलते थे। ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये माइक्रो लेवल एक्शन का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। ये दिखाती है कि अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। सही बात है। वन महोत्सव जैसे सरकारी कार्यक्रम इसी भावना को बड़े पैमाने पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बनता, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना मुश्किल है। और जहां पेड़ कटते हैं वहां सबसे पहला असर किस पर होता है? वहां रहने वाले वन्य जीवों पर। उनका घर उजड़ जाता है और यहीं से हमारी चेन रिएक्शन की तीसरी और आखिरी कड़ी जुड़ती है, भारत के वन्य जीव। जी, जंगल सिर्फ पेड़ों का जमावड़ा नहीं, वो हजारों प्रजातियों का घर है। और यूपीएससी के लिहाज से ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा जानवर कहाँ मिलता है, क्योंकि ये उस जगह के खास इकोसिस्टम को दिखाता है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ देश के कई हिस्सों में मिलता है, लेकिन एशियाई शेर पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह
गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब अगर गिर में कोई बीमारी फैल गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो पूरी प्रजाति ही खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल, यही वजह है कि कॉन्जर्वेशनिस्ट्स या संरक्षण विशेषज्ञ शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर जैसे दूसरे अभयारण्यों में बसाने की बात सालों से कर रहे हैं, ताकि उनका एक बैकअप तैयार हो सके। जी। इसी तरह एक सींग वाले गैंडे मुख्य रूप से असम के काजीरंगा में मिलते हैं। हाथी आपको केरल और कर्नाटक से लेकर असम तक मिलेंगे। और ऊंट? और ऊंट और जंगली गधे सिर्फ थार के रेगिस्तान और कच्छ के रण के सूखे माहौल में ही रह सकते हैं। हिमालय की बात करें तो वहाँ के राजा हैं हिम तेंदुए, स्नो लेपर्ड्स, जो इतनी ऊंचाई पर रहते हैं कि उन्हें पहाड़ों का भूत कहा जाता है। और पक्षियों को तो हम भूल ही नहीं सकते। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन प्रवासी पक्षियों की कहानी तो किसी जादू से कम नहीं है। सच में, जरा सोचिए, 15 ग्राम का एक पक्षी, लिटिल स्टिंट, हमारे मोबाइल फोन से भी हल्का। 15 ग्राम? हाँ, वो हर साल सर्दियों में आर्कटिक के बर्फीले इलाके से 8000 किलोमीटर से ज्यादा उड़कर भारत आता है। ये विज्ञान से ज्यादा जादू लगता है। प्रकृति की इंजीनियरिंग के आगे हम कितने बौने हैं। वाकई। ये उनकी सहन शक्ति और नेविगेशन की क्षमता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। लेकिन ये सारी विविधता आज खतरे में है। शिकार और जंगलों की कटाई की वजह से कई प्रजातियां या तो विलुप्त हो चुकी हैं या होने के कगार पर हैं। हाँ, और इसी को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। इन तीनों में क्या फर्क है, ये सवाल आता है दिमाग में। बिल्कुल, और यूपीएससी के लिए ये समझना जरूरी है। देखिए, नेशनल पार्क में किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि पर सख्त पाबंदी होती है। सैंक्चुरी में कुछ हद तक इजाजत होती है, जैसे लकड़ी इकट्ठा करना। और बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा इलाका होता है। अच्छा। जिसके अंदर नेशनल पार्क और सैंक्चुरी दोनों हो सकते हैं। और इसका मकसद पूरे इकोसिस्टम को वहां रहने वाले इंसानों के साथ संरक्षित करना होता है। और प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे खास कार्यक्रम भी तो हैं? जी, ये स्पीशीज स्पेसिफिक यानी प्रजाति विशेष संरक्षण कार्यक्रम है। 1973 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया के सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रमों में से एक माना जाता है, जिसने बाघों को विलुप्त होने से बचाया। लेकिन अब चुनौती बदल गई है। अब चुनौती सिर्फ शिकारियों से बचाने की नहीं, बल्कि मानव वन्यजीव संघर्ष यानी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की है, क्योंकि जंगल सिकुड़ रहे हैं और जानवर इंसानी बस्तियों में आ रहे हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव एक धागे में पिरोए हुए हैं। जी। मानसून की लय देश की अर्थव्यवस्था और खेती को तय करती है। ये जलवायु तय करती है कि कहाँ घने जंगल होंगे और कहाँ कंटीली झाड़ियां। और यही जंगल तय करते हैं कि कहाँ बाघ घूमेगा और कहाँ हिम तेंदुआ अपना घर बनाएगा। एक को छेड़ने का असर पूरी चेन पर पड़ता है। और यूपीएससी की तैयारी के लिए इसी अंतर संबंध को समझना सबसे जरूरी है। प्रीलिम्स में शायद आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है। सीधा तथ्यात्मक सवाल। हाँ, लेकिन मेंस में सवाल ये आएगा कि जलवायु परिवर्तन का मानसून पर क्या असर पड़ेगा और उस असर का भारत की खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता पर क्या प्रभाव होगा। ओके। वहां सिर्फ तथ्य काम नहीं आएंगे, बल्कि इन कड़ियों को जोड़ने की आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल एबिलिटी ही आपको नंबर दिलाएंगी। आपको ये पूरा चेन रिएक्शन समझाना होगा। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज की दुनिया में जहां जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है और हम देख रहे हैं कि मानसून का पैटर्न अनियमित होता जा रहा है, कभी अचानक बाढ़ तो कभी लंबा सूखा। हाँ, तो सोचिए, इस बदलते पैटर्न का भारत की कृषि, वनस्पति और वन्य जीवों के इस नाजुक संतुलन पर भविष्य में क्या और कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के प्रशासकों को खोजना ही होगा।